आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेनिफिट सेक्शन। ये बेनिफिट सेक्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम यहाँ कवर करेंगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एंड यह बेनिफिशियल होगा सभी पोस्ट, जैसे एलडीसी से लेकर के एसएसओ तक के सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। परंतु प्रत्येक एग्जाम में प्रत्येक कैडर के अलग अलग एग्जाम होते हैं, इसलिए अलग अलग उनके क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग अलग होता है। जैसे ओवरऑल देखें तो एलडीसी में कोई भी सेक्शन के नंबर से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं। जैसे सेक्शन 39 क्या है, सेक्शन 52 क्या है, ऐसे नहीं पूछे गए हैं। इनसे जनरल एलडीसी के कैटेगरी में जनरल उनसे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड पूछी जाती है, जबकि वहीं एसएसओ में सेक्शन के साथ साथ सब सेक्शन से भी क्वेश्चन आए हैं। उस तरह के सभी पॉइंट को हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला, आज हम इसमें जो जो या तो लिखा गया हो या हमारे द्वारा बोला गया हो या फिर मेरे द्वारा लिखा गया, आप चाहे तो इसका सुविधाजनक नोट्स बना सकते हैं, ताकि एग्जाम से पहले 2 पेज का नोट्स बनेगा, जो कि आप एक बार रिवीजन करके जाएंगे तो एग्जाम में आप सहज महसूस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला, सबसे पहले यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्ट पास कब हुआ था, तो एक्ट पार्लियामेंट में 1948 में पास हुआ था, जबकि 48 में पास होने के बाद वो इफेक्ट में कब आया, कब से प्रभाव में आया, तो 24 फरवरी 1952। आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि एसिक डे कब मनाया जाता है, तो एसिक डे 24 फेब को मनाया जाता है। स्टार्ट कहाँ हुआ, तो कानपुर से स्टार्ट हुआ था। यदि पूछा जाता है आपसे कि इसके पहले व्यक्ति यानी पहले बीमित व्यक्ति कौन थे, तो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सोशल सिक्योरिटी पर बनाया गया यानी सामाजिक सुरक्षा पर बनाया गया भारत का यह पहला कानून था, यानी स्वतंत्र भारत में बनाया गया यह पहला कानून था। इसके तहत, इस स्कीम के तहत 2 प्रकार के बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं। कौन सा? पहला कैश बेनिफिट, वही दूसरा मेडिकल बेनिफिट। अब आप कैश बेनिफिट के भी टाइप देखेंगे, तो इनके डिटेल्स हम आगे देखेंगे जब आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 29। सेक्शन 29 की चर्चा पहले भी हम कई बार कर चुके हैं, डिटेल वीडियो में, शॉर्टकट वीडियो में, एमसीक्यू में, रिवीजन सीरीज में, इत्यादि जगहों पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 29 में इम्प्लॉय की बात कही गई है। अब इससे रिलेटेड 4-5 मेन पॉइंट क्या है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले इम्प्लॉय किसे बोलेंगे, तो जो पर्सन एम्प्लॉयड होंगे, कितने वेजेस के लिए, तो ₹21,000 तक के लिए, यानी 21,001 रुपया भी यदि उसकी सैलरी हो जाती है, तो ऐसे केसेस में उनको आउट ऑफ कवरेज माना जाता है और उनका कंट्रीब्यूशन बंद हो जाता है और ईएसआईसी का बेनिफिट उन्हें नहीं मिलता है। यही वेज लिमिट, इसे वेज लिमिट बोलते हैं। तो ये वेज लिमिट पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी में कितना है, इनके लिए 25,000 का रखा गया है वेज लिमिट। एम्प्लॉय के कैटेगरी में वो भी काउंट होंगे जो कि कंपनी में पोस्टेड हो या फिर कंपनी में डायरेक्ट ना हो करके यदि वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम पर हो, तो कंपनी में डायरेक्टली या फिर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम कर रहे हो, वो सारे एम्प्लॉय में कवर होते हैं अंडर सेक्शन 29। दूसरा, यदि कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा हो, तो पार्ट टाइम जॉब वाले भी अंडर सेक्शन 29 एम्प्लॉय काउंट होते हैं, चाहे वो डेली वेजेज हो या फिर पीस रेटेड हो। इन तीनों तरह के एम्प्लॉयज भी इसमें कवर होते हैं अंडर सेक्शन 29। तो ये था हमारा सेक्शन 29 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 214 को। इसमें इंश्योर्ड पर्सन की बात कही गई है। यहाँ पर कहा गया है कि इंश्योर्ड पर्सन कौन होंगे, किसी भी कंट्रीब्यूशन पीरियड में यदि उसका कंट्रीब्यूशन जो होगा पेड किया गया है या फिर पेड नहीं किया गया, तो वो पेएबल होगा। यदि किसी का पेमेंट किया जा चुका है या फिर पेएबल था बट उसके कंपनी ने पेमेंट नहीं किया है, तभी उसे इंश्योर्ड पर्सन माना जाता है। तो ये 2 कंडीशन है, इसे आप याद रखें कि पेड या फिर पेएबल। तो इस केस में उसे इंश्योर्ड पर्सन माना जाता है यदि किसी पीरियड में वो किसी भी मेडिकल से लेकर के कोई भी बेनिफिट के लिए यदि वह इंटाइटल्ड था, तो वह एम्प्लॉय जो होगा
वह इंश्योर्ड पर्सन की कैटेगरी में आएगा। तो ये था हमारा 214 से रिलेटेड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 211 जो कि हमारा फैमिली से रिलेटेड है। इसमें से इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, बीबीआई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले फैमिली में कौन कौन से आते हैं, तो स्पाउस, दूसरा चाइल्ड। अब चाइल्ड के 3 कैटेगरी है, कौन कौन से हैं? पहला है कि माइनर हो और लेजिटिमेट चाइल्ड हो, माइनर हो और लेजिटिमेट चाइल्ड हो। दूसरा इसमें है एडॉप्टेड चाइल्ड हो, और तीसरा इसमें जो होता है वो है चाइल्ड हो और इनफर्म हो, इस कैटेगरी में। अब नेक्स्ट जो होगा, अब ये कवर कब तक होते हैं, तो चाइल्ड जो होते हैं 21 ईयर्स के एज तक कवर होते हैं यदि वो स्टडी कर रहे हो। और ये सन के केस में है। वही डॉटर के केस में क्या होगा, तो डॉटर के केस में होता है, इसका एज क्राइटेरिया नहीं है यहाँ, टिल मैरिज फैमिली मेंबर कहे जाते हैं। वही एक अलग क्राइटेरिया है इनफर्म चाइल्ड के लिए। इनफर्म चाइल्ड के लिए क्या है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, यहाँ पर कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं रखा गया। किसके लिए, तो इनफर्म चाइल्ड के लिए। दूसरा, यदि इसमें फादर या मदर, फादर मदर के केस में वो उनकी सैलरी या अर्निंग यदि 9,000 रुपये से कम है तो उन्हें फैमिली में काउंट किया जाता है और उन्हें इस टाइप का जो बेनिफिट होता है फैमिली के लिए वो मिलेगा। एक अलग कंडीशन है कि अनमैरिड के लिए, अनमैरिड क्या, तो हमारा आईपी या आईडब्ल्यू यदि अनमैरिड है तो इस केस में क्या होता है कि यदि वो अनमैरिड भी है और यदि इसके फादर या मदर कोई जिंदा नहीं हो, यानी फादर या मदर अलाइव नहीं हो, तो इसके भाई बहन यानी सिबलिंग्स जो होंगे, ब्रदर या सिस्टर, ये दोनों भी फैमिली में काउंट होंगे। इन सभी को यहाँ मेडिकल बेनिफिट मिलेगा। अभी हमने क्या क्या देखा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फैमिली के लिए सेक्शन कौन सा था, तो 211 था। पहला, स्पाउस हमेशा काउंट में आएंगे। चाइल्ड में 3 प्रकार है, माइनर लेजिटिमेट चाइल्ड या एडॉप्टेड चाइल्ड। इस दोनों केस में क्या होगा, 21 साल का क्राइटेरिया है, जबकि इनफर्म चाइल्ड के लिए कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है। डॉटर के केस में क्या है, मैरिज तक होंगे। फादर मदर यदि एक लिमिट तक अर्निंग करते हैं 9,000 से नीचे तक तब तक। यदि वो अनमैरिड है हमारा आईपी, तो इस केस में यदि उसके फादर मदर नहीं है तो उसके भाई बहन यानी सिबलिंग्स जो होंगे वो भी, ब्रदर एंड सिस्टर भी मेडिकल बेनिफिट के हकदार होंगे। तो ये था हमारा फैमिली का डेफिनेशन अंडर सेक्शन 211 सॉरी। सेम उसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 2 का 6A जो कि डिपेंडेंट की बात करता है। अब डिपेंडेंट में कौन कौन से आते हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पहला तो विडो, यदि कोई आईपी यदि एक्सपायर कर गया है तो उसकी विडो। दूसरा इसमें सन, उसके डिपेंडेंट कहे जाएंगे, कब तक, तो 25 ईयर्स ऑफ एज। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ भी डॉटर के केस में क्या होगा, डॉटर के लिए क्राइटेरिया क्या था, तो टिल मैरिज। एंड इनफॉर्म चाइल्ड से रिलेटेड एक था विडोड मदर जो होती है, विडोड मदर के लिए भी डिपेंडेंट बेनिफिट दी जाती है उन्हें। और लास्ट था इनफॉर्म चाइल्ड। इनफॉर्म चाइल्ड के केस में क्या था कि उनके लिए कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं रखा गया था। तो ये थे हमारे डिपेंडेंट के डेफिनेशन में आने वाले लोग। इन सारे डिपेंडेंट को डिपेंडेंट बेनिफिट कब मिलेगा, तो डिपेंडेंट बेनिफिट आईपी के डेथ पर मिलता है। अब डेथ कैसे होनी चाहिए, तो नेचुरल डेथ में नहीं होता, ये एम्प्लॉयमेंट इंजरी की वजह से, यदि एम्प्लॉयमेंट इंजरी की वजह से डेथ हुई है तो इस केस में इन डिपेंडेंट में उनके डिपेंडेंट बेनिफिट का शेयर डिवाइड होता है। शेयर डिवाइड करने का एक अलग रूल है, उसे आप जरूर याद करके जाए एग्जाम में क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन एसएसओ असिस्टेंट कैडर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 39। सेक्शन 39 देखें तो वो कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है।
कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड। जबकि वही हम रूल की बात करें तो रूल 51 जो है हमारा वो बताता है कि रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होगा। रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन, तो रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन आपको पता है कि 3.25% आता है, फिर प्लस 0.75%, टोटल मिला करके 4% का कंट्रीब्यूशन होता है। 3.25% किसका है, तो एम्प्लॉयर का है और ये एम्प्लॉय का है। अब यहाँ बात की गई है कि सेक्शन ये कंट्रीब्यूशन पीरियड एंड बेनिफिट पीरियड की बात, तो ये कहाँ की गई है, तो ये जब रेगुलेशन हम देखेंगे तो रेगुलेशन 4 में देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन पीरियड एंड बेनिफिट पीरियड की बात कही गई है। वहाँ क्या बताया गया है कि अप्रैल मंथ से स्टार्ट होकर के सितंबर तक जो इस वक्त 6 महीने काम कर रहा होता है, कंट्रीब्यूशन दे रहा होता है, तो उसे कंट्रीब्यूशन पीरियड बोलते हैं, यानी कंट्रीब्यूशन पेमेंट करता है। उसके बाद 3 महीने का गैप होता है, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब उसे जनवरी से जिस 6 महीने जैसे उसने पेमेंट किए हैं उसे कंटिन्यूएशन में आगे उसे बेनिफिट मिलता रहेगा। तो जनवरी से कब तक होगा, जून तक होगा। ठीक उसी तरीके से सितंबर के बाद फिर वो अक्टूबर से काम करना शुरू करता है, तो अक्टूबर से मार्च तक काम करेगा। मार्च बाद अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का गैप, फिर जुलाई से स्टार्ट होकर के उसे दिसंबर तक बेनिफिट मिलता रहेगा। तो ये है हमारा कंट्रीब्यूशन पीरियड, ये है हमारा बेनिफिट पीरियड। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंट्रीब्यूशन पीरियड इनमें से कौन है, अप्रैल टू सितंबर, जनवरी टू जून, जुलाई टू दिसंबर, या ऑप्शन दे दिए जाएंगे वहां पर। तो कंट्रीब्यूशन पीरियड एंड बेनिफिट पीरियड, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों कंटिन्यूएशन में 6 मंथ का पीरियड होता है। तो इसमें थी हमारी इतनी सी बातें, क्या क्या, एक तो सेक्शन 39 देखे तो कंट्रीब्यूशन की बात करता है, वहीं रूल 51 रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन की बात करता है। दोनों में डिफरेंस है। हमें पता है आपने अच्छी तैयारी की है, अच्छे से पढ़ाई की है। अब यहाँ जो वीडियोज हमारे जो भी आएंगे अगले 1 वीक तक काफ़ी वीडियोज आएंगे और वो सारे वीडियो फोकस्ड इस पर होगा कि आपके कम पढ़ाई में भी आप कंफ्यूजन से बच के क्वेश्चन को सही करके कैसे आ पाए एग्जाम से। वही रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये आप सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। बट जब सेक्शन पूछे जाएंगे, रूल पूछे जाएंगे, रेगुलेशन पूछे जाएंगे, वहां कंफ्यूज नहीं होना है। जब रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन की बात होगी तो 51 सिर्फ कंट्रीब्यूशन की बात पूछी जाएगी, तो सेक्शन 39। जब इसमें कंट्रीब्यूशन पीरियड की बात की जाएगी तो रेगुलेशन 4 होगा। यहां से क्लियरिटी आनी चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि सेक्शन 56 किससे रिलेटेड है, तो सेक्शन 56 रिलेटेड है मेडिकल बेनिफिट से। अब मेडिकल बेनिफिट की चर्चा आपको कई जगह मिलेंगे, बट इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग कि मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, स्टेट गवर्नमेंट की होती है, उनसे संबंधित होता है। अब ये मेडिकल बेनिफिट किस टाइप से दिए जाते हैं आपको पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। टर्शियरी में कौन आते हैं, तो एसएसटी सर्विसेज आते हैं इसमें। इसमें क्या होता है, डिस्पेंसरी, इंश्योर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, आईएमपी, इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, एलडीसी वाले या फिर यूडीसी में मैक्सिमम, बट एलडीसी में इसके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। इसमें फिर एमईयूडी, हमने इसका भी डिटेल वीडियो बनाया था, तो एमईयूडी का फुल फॉर्म, आईएमपी का फुल फॉर्म, डीसीबीओ का फुल फॉर्म इत्यादि एलडीसी में पूछे जाते हैं, इसलिए आप उन्हें भी एक बार देख लें और अपने नोट्स में से जरूर इसका फुल फॉर्म देख करके लिख लें। इंश्योरेंस, इंश्योर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है। मॉडिफाइड एम्प्लॉयर यूटिलाइजेशन डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी कम ब्रांच ऑफिस है। तो ये थे हमारे, इस तरह से प्राइमरी किए जाते हैं। सेकेंडरी के लिए क्या है, तो सेकेंडरी के लिए ईएसआईसी या ईएसआईएस के हॉस्पिटल्स हैं या फिर टाइप हॉस्पिटल है। तो इन टाइप हॉस्पिटल्स के माध्यम से उन्हें सेकेंडरी केयर भी उपलब्ध कराया जाता है। वहीं जब हम देखें तो टर्शियरी केयर में इसके लिए क्या होता है कि कुछ हायर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, तो कुछ ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स भी हैं और कुछ टाई अप हॉस्पिटल्स भी हैं। इस तरह के प्रावधान किए गए हैं जहां उन्हें ये सारे बेनिफिट मिलता है। कौन से बेनिफिट, तो मेडिकल बेनिफिट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप सोचोगे कि स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ईएसआईसी ने अस्पताल क्यों खोला, सी ने मेडिकल कॉलेजेस क्यों खोला, तो ये स्टेट गवर्नमेंट से कंकरेंस के साथ ईएसआईसी एस्टेब्लिश कर सकती है
उसका हमने प्रोविजन भी पहले देखा है सेक्शन 59 में। 59A 59B ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जहां हमने देखा था, वहां से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो ये थे हमारे। अब इसमें बात है कि मेडिकल बेनिफिट में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के लिए कोई व्यक्ति यानी कोई आईपी हमारे कब एलिजिबल होता है, तो इसके लिए वो फर्स्ट डे से ही एलिजिबल होता है। किसके लिए, तो प्राइमरी के लिए एंड सेकेंडरी के लिए। टर्शियरी के लिए उस पर डिटेल चर्चा हम आगे करेंगे। नेक्स्ट, अब मेडिकल केयर में उन्हें क्या क्या मिलेगा, क्या सिर्फ ओपीडी सर्विसेज मिलेगी, तो ओपीडी मिलेगा बिल्कुल। दूसरा, उसे डोमिसिलरी ट्रीटमेंट भी मिलता है। तीसरा, उसे स्पेशलिस्ट का कंसल्टेशन भी मिलता है। चौथा, उसे देखें तो आईपीडी यानी इन पेशेंट ट्रीटमेंट भी मिलता है, यानी एडमिट भी किया जाता है। नेक्स्ट देखें तो उसे ड्रग्स भी मिलते हैं। ड्रग्स से मतलब यहाँ मेडिसिन से रिलेटेड है, जो कि फ्री होता है, ये भी उन्हें मिलता है। ड्रग्स एंड ड्रेसिंग है वहाँ पर, ड्रग्स साथ में ड्रेसिंग भी है। नेक्स्ट उसमें देखें तो जो एग्जाम में आपको पूछा गया था वो ये कि क्या आर्टिफिशियल एड्स एंड अप्लायंसेज ये क्या प्रोवाइड किए जाते हैं, आपके एग्जाम में ये पूछा गया था। इसके बाद और क्या मिलते हैं उन्हें, तो और उन्हें मिलते हैं, आपको पता है उन्हें लैब की फैसिलिटी भी मिलती है, रेडियोलॉजी की फैसिलिटी मिलती है, रेडियोलॉजी में एक्सरे इमेजिन वगैरह सब आते हैं। उसके साथ उसे फैमिली वेलफेयर वाले भी चीज़ मिलती है। उसके बाद इसमें इम्यूनाइजेशन, जो वैक्सीनेशन होता है, इम्यूनाइजेशन भी मिलता है, इम्यूनाइजेशन भी मिलता है, या फिर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वगैरह चलता है वो भी है। यहाँ पर हम एम्बुलेंस सर्विसेज भी देते हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज। इन कंडीशन में उन्हें रिम्बर्समेंट भी मिलता है, यदि बाहर एक्सपेंडिचर उन्होंने किया है तो रिम्बर्समेंट की भी फैसिलिटी है। देन आफ्टर कहीं वो यदि एडमिट है या कहीं बीमारी की वजह से ऑफिस नहीं जाते हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी इशू किए जाते हैं। ये सारे प्रावधान हैं जो कि आईपी को मेडिकल केयर में टोटल मिलते हैं। वर्ल्ड लेवल पर ईएसआईसी की तारीफ इन्हीं बातों पर होती है कि इसके जो कवरेज है वो काफ़ी वाइड है, इसका एक्सपेंशन काफ़ी बड़ा है, ये काफ़ी चीज़ों को वो कवर करती है, जैसे पेंशन से रिलेटेड, टीडीबी, फ्यूनरल तक का ये क्लेम प्रोवाइड करती है। तो ये थे हमारे यहाँ मेडिकल केयर की बात। नेक्स्ट है एसएसटी की बात। एसएसटी में देखेंगे कि उसे आईपी को यदि लेना है एसएसटी ट्रीटमेंट तो 6 मंथ का इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, 6 मंथ का इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिमम 78 डेज का उनका कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, 78 डेज कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। किसमें, रिलेवेंट कंट्रीब्यूशन पीरियड में, रिलेवेंट कंट्रीब्यूशन पीरियड में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा, जब फैमिली की बात है, फैमिली दैट मीन्स कि हमारे टर्म्स के अकॉर्डिंग बेनिफिशियरीज में जो उनके फैमिली आएंगे उनके लिए 6 मंथ्स की जगह पे 1 ईयर, 78 डेज की जगह पर 156 डेज। तो ये क्राइटेरिया है। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट है कि आईपी या फिर फैमिली दोनों ही एसएसटी ले सकते हैं। किस केस में, जब हमारा आईपी ईएसबी ले रहा होता है। अब ये समझने वाली चीजें हैं कि जब ईएसबी ले रहा है दैट मीन्स कि एम्प्लॉय जो है वो हमारा आईपी काफ़ी समय से बीमार चल रहा है। जब वो बीमार चलेगा तो वर्किंग पे नहीं जाएगा, जब वर्क पे नहीं जाएगा तो कंट्रीब्यूशन पीरियड में कंट्रीब्यूशन पे नहीं होगा, कंट्रीब्यूशन पे नहीं होगा तो उसे बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इस वजह से यदि वो ईएसबी ले रहा है दैट मीन्स कि उसे माना जाता है कि वो एम्प्लॉयमेंट में था, इस टाइप से ट्रीट करके उसे बेनिफिट दिया जाता है। कौन से, एसएसटी उसे बंद नहीं किया जाता है। तो ये था हमारा एसएसटी से रिलेटेड कुछ बेनिफिट्स। रूल 60-61 देखे तो क्या है, रूल जो हमारा 60 है, 60 पार्ट इधर देखेंगे, 61 देखेंगे इधर। 60 में हमें 60 में मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड की जाती है, किसे, आईपी को। 61 में क्या है, यहाँ भी मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड की जाती है आईपी को। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि यह जब कोई आईपी
परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट की वजह से, परमानेंट डिसेबल हो जाने की वजह से उसे बेनिफिट मिलता है। तो परमानेंट डिसेबल हो जाने की वजह से यदि कंपनी छोड़ दिया, काम छोड़ दिया और वो रिटायर हो गया, इस वजह से रिटायर हुआ है, तो उससे 120 रुपये 1 साल का, दैट मीन्स कि 12 रुपीज पर मंथ के अकॉर्डिंग उससे पैसे लिए जाते हैं और उसे ये मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं। वहीं जब कोई आईपी एज वाइज या कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग रिटायर होता है, तो रिटायर्ड के कंडीशन में जब वो कंपनी छोड़ता है, काम छोड़ता है, तब भी उसे 120 रुपये यानी 12 रुपीज पर मंथ के अकॉर्डिंग लेकर उसे भी बेनिफिट दिया जाता है। अब इस दोनों केस में इसमें सर्विस क्राइटेरिया क्या है? रूल 61 वाले में इसमें सर्विस क्राइटेरिया है 5 इयर्स का कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, यानी 5 साल पहले से यदि वो एम्प्लॉयड है तब वह मेडिकल बेनिफिट के लिए एलिजिबल होगा। इससे ब्रांच ऑफिसेज में रूल 60-61 के नाम से फेमस है और इससे उस नाम से जाना जाता है 60-61। इस पर एम्प्लॉय को कार्ड बनता है और उससे बेनिफिट मिलता है। अब बेनिफिट क्या मिलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसे मिलेगा और क्या क्या मिलेगा? तो सेल्फ एंड स्पाउस को मिलेगा। ये सिर्फ 2 व्यक्ति को मिलेगा, सेल्फ एंड स्पाउस को। क्या मिलेगा? तो सिर्फ मेडिकल बेनिफिट मिलेगा। मेडिकल बेनिफिट में भी सिर्फ नॉर्मल ओपीडी मिलता है, इसमें एसएसटी अलाउड नहीं है, एसएसटी अलाउड नहीं है। किसमें? रूल 60-61 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे आईएमपी को। आईएमपी अभी हमने देखा इंश्योर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इस केस में क्या है कि आईएमपी से रिलेटेड 3-4 पॉइंट देख लेते हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले इन्हें अपॉइंट कौन करता है? तो इन्हें अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। उसमें सेक्शन कौन सा है? तो अंडर सेक्शन 58(1) इन्हें अपॉइंट किया जाता है। जहाँ स्टेट गवर्नमेंट है वहां पर वो, जहां भी स्टेट गवर्नमेंट में यदि सोसाइटी कोई बन गया है, ये सही सोसाइटी जहां बन गया है वहां पर अंडर सेक्शन 58(5) सोसाइटी उन्हें अपॉइंट करती है। एक हो गया फैक्ट। दूसरा फैक्ट इसमें है कि उन्हें कितने पैसे मिलते हैं? तो पर आईपी फैमिली यूनिट, ये वर्ड आप ध्यान में रखेंगे, पर आईपी फैमिली यूनिट उन्हें 500 रुपीज प्राप्त होते हैं। दूसरा, एक आईएमपी कितने व्यक्ति को यानी कितने आईपी फैमिली को कवर कर सकता है? तो उसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया है कि 2000 आईपी फैमिली यूनिट को उन्हें वह कैटर करेगा। तीसरा एक और पॉइंट इसमें यह है कि वो क्या फैसिलिटी देंगे? तो सबसे पहले ओपीडी तो प्रोवाइड करेंगे, साथ में मेडिसिन भी डिस्बर्स करेंगे, साथ में मेडिसिन भी प्रोवाइड करेंगे। अब वो मेडिसिन कहाँ से लाएंगे? क्या वो मार्केट से खरीद करके देंगे? सीधे वो प्रेस्क्राइब करने के बाद मेडिकल स्टोर से लेने के लिए बोलेंगे? ऐसा है कि ओपीडी के बाद जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाएगा उनके पास अवेलेबल होगा। अवेलेबल कहाँ से होता है? तो स्टेट गवर्नमेंट से उन्हें सप्लाई की जाती है। रेगुलेशन 69 हमारा रिलेटेड है रिम्बर्समेंट से। अब रिम्बर्समेंट किसका होता है? किसी खर्चे का होता है। तो किस खर्चे की बात यहाँ की गई है? जब भी कभी कोई इमरजेंसी में ट्रीटमेंट होता है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट या फर्स्ट एड दिया जाता है, किसी भी एम्प्लॉय को यदि फर्स्ट एड दिया जाता है, एम्प्लॉयर के द्वारा भी दिया जाएगा, तो इस पैसे का, इमरजेंसी में ट्रीटमेंट कराए गए इलाज के पैसे का रिम्बर्समेंट होता है। जो रिम्बर्समेंट होगा वो सीजीएचएस रेट से किया जाएगा। अब ये सबमिट कहाँ होगा? इसके लिए रेगुलेशन 96 से बनाए गए हैं। एम्प्लॉयर को ईएसआई का कोड मिलता है। जब एम्प्लॉयर को ईएसआई का कोड प्राप्त होता है तो वह कोड 17 डिजिट का होता है, 17 डिजिट का होता है। जबकि वहीं आईपी को अपना एक नंबर मिलता है, तो जिसे आईपी नंबर बोलते हैं, तो आईपी नंबर 10 डिजिट का होता है। अब यहाँ लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। हम यदि बात करें एलडीसी यूडीसी तक के कैडर की, तो उससे यह पूछ लिया जाता है कि एम्प्लॉयर कोड कितने डिजिट का होता है, आईपी नंबर कितने डिजिट का होता है। बट वहीं असिस्टेंट और एसएसओ कैडर की बात करें तो वहां पर 17 डिजिट का कोड नंबर होता है या नहीं पूछा जाता। वहां यह पूछा जाता है कि यहाँ एजुकेशन के लिए क्या कोड होता है, यहाँ पर फैक्ट्री के लिए क्या कोड होता है, डेंजरस फैक्ट्री
या फिर केमिकल फैक्ट्री इत्यादि, इन लोगों के लिए जो 17 डिजिट कोड होता है किस टाइप से बटा होता है। 17 डिजिट में जैसे आपको फर्स्ट के जो आपको मिलेंगे 31, 11 देख लीजिए, 11, 31, 33, 34, 20, इस टाइप से जो स्टार्टिंग में जो नंबर आपको दिखने को मिलेंगे, तो ये सारे वो रीजन दिखाते हैं। वही जब 17 डिजिट में आगे जाएंगे तो लास्ट 4 डिजिट जो होता है वो इंडस्ट्री कोड कहे जाते हैं। जब एक साथ ESIC से पूछा जाए कि आपके अंदर में किस टाइप की इंडस्ट्री के कितने रजिस्ट्रेशन है, हम लास्ट के 4 डिजिट को देखकर बता सकते हैं कि किस टाइप की इंडस्ट्री कितने हमारे यहाँ कवर्ड है। तो आपसे जब पूछा जाएगा तो उनका कोड पूछा जाएगा। लास्ट के 4 डिजिट देख करके आपको बताना होगा कि वो किस टाइप की इंडस्ट्री कोड से रिलेटेड है। इससे एक और सर्वे पता चलता है कि किस एरिया में कितने और किस टाइप के फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट की अधिकता होती है। तो SSO के जो एग्जाम अटेंड कर रहे हैं, असिस्टेंट जो अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए ये कोड देखना जरूरी है। जो भी असिस्टेंट या SSO के एग्जाम अटेंड कर रहे हैं तो कृपया वो 4 डिजिट का जो कोड होता है, इंडस्ट्री कोड जिसे बोलते हैं, कृपया उसके लिस्ट तैयार करके एक बार देख लें। वहां से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन तो नहीं, हर कैडर में 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैक्सिमम। तो ये था हमारा रजिस्ट्रेशन में एम्प्लॉयर का रजिस्ट्रेशन एंड IP के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। हमने ये भी देखा कि किस कैडर में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुछ पेमेंट से रिलेटेड। SB अंडर सेक्शन 49। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 49 सेक्शन में क्या है, तो सिकनेस बेनिफिट की बात है। अब उन्हें पेरियोडिकल पेमेंट कैसे मिलता है, किसे मिलता है, तो पेरियोडिकल ये पेमेंट IP को मिलता है। किस केस में, तो सिकनेस के केस में। किसके द्वारा सर्टिफाई किया जाता है, तो IMO या फिर IMP के द्वारा सर्टिफाई होना चाहिए। इस केस में उन्हें सिकनेस बेनिफिट मिलता है। अब ये बताने वाली बातें नहीं है कि SB का एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले 9 मंथ से पहले उन्हें नहीं मिलेगा, एक तो ये क्राइटेरिया है। क्यों, क्योंकि हमने अभी देखा कंट्रीब्यूशन पीरियड 3 मंथ गैप, देन आफ्टर उनका बेनिफिट पीरियड स्टार्ट होता था 6 मंथ प्लस 3 मंथ, यानी 9 मंथ बाद ही यहाँ से वो अपना सिकनेस क्लेम कर पाते हैं। इसके लिए क्या क्राइटेरिया, पहला तो 9 मंथ वाला, दूसरा कि इस जो 6 मंथ का जो क्राइटेरिया था उसमें 78 डेज मिनिमम उनके वर्किंग होने चाहिए। तो ये थे। जहाँ तक ड्यूरेशन की बात है, उन्हें बेनिफिट मिलेगा क्या, ये तो कंट्रीब्यूशन पीरियड की बात है। 9 मंथ का टाइम होना चाहिए, दूसरा इसमें 78 डेज वर्किंग होने चाहिए। अब बेनिफिट क्या मिलेगा, तो नेक्स्ट 6 मंथ में उन्हें बेनिफिट अनलिमिटेड नहीं होता, उन्हें 91 डेज का SB मिलता है इनटू कंसेक्यूटिव बेनिफिट पीरियड। कितना मिलेगा, तो 70% ऑफ वेजेज मिलेगा। वही ESB की बात करें तो ESB के लिए ESB जो मिलेगा, आपको पता है कि 91 डेज तो पहले उसे मिल चुका है, 91 डेज तक उन्हें SB मिलता है। उसके बाद 91 डेज से आगे 124 डेज तक, उसके आगे फिर 309, ये 2 पड़ाव है यहाँ पे। इसमें जो 124 डेज तक या फिर 309 डेज तक, ये जो बेनिफिट मिलता है सिर्फ IMP IMO के बेस पर नहीं मिलता, उन्हें MR का ओपिनियन लेना होता है, यानी मेडिकल रेफरी के ओपिनियन पर 124 डेज तक और वो 309 डेज तक मिलता है। यदि फिर भी 309 प्लस डेज की भी आवश्यकता है, इसके लिए फिर हमें नेक्स्ट स्टॉप में जाना पड़ता है, वो है मेडिकल बेनिफिट, मेडिकल बोर्ड, मेडिकल बेनिफिट नहीं, मेडिकल बोर्ड के डिसीजन लेने होते हैं। किसके लिए, 309 डेज से अधिक के यदि उसे मेडिकल बेनिफिट लेने हैं, वो सिकनेस लेने हैं, ESB लेने हैं, तो उसे मेडिकल बोर्ड का डिसीजन लेना होता है। इस केस में उनका क्राइटेरिया कितना मिलता है उन्हें बेनिफिट, तो 80% ऑफ वेजेज मिलता है। इसमें एक चीज़ और है, वो है कि यदि किसी को SB मिल रहा हो, इनहांस SB ESB फैमिली प्लानिंग के लिए, तो मेन के लिए 7 डेज एंड वुमेन के लिए 14 डेज उन्हें लीव का मिलता है। कितना, तो सैलरी उन्हें 100% मिलता है। तो हमने यहाँ क्या क्या देखा, पेरियोडिकल पेमेंट IP को मिलता है, सिकनेस के केस में मिलता है, IMO IMP से सर्टिफाइड होता है। सिकनेस हमने देखा, 9 मंथ का क्राइटेरिया, 78 डेज का वर्किंग, 91 डेज का सिकनेस उन्हें मिलता है, 70% वेज से मिलता है। वही जब ESB में जाते हैं तो 91 डेज का तो पहले मिल गया होता है सिकनेस, उसके बाद 124 डेज तक या फिर उसे 309 डेज तक जाना होता है। इस केस में
मेडिकल रेफरी के ओपिनियन के बेस पर उन्हें पेमेंट किया जाता है। देन आफ्टर 309 डेज के बाद भी यदि ESB एक्सटेंड करना है, इस केस में मेडिकल बोर्ड से डिसीजन लेना होता है। मिलता क्या है? 80% ऑफ वेजेस। एंड यदि फैमिली प्लानिंग की बात हो तो फैमिली प्लानिंग में मेन को 7 डेज, वुमेन को 14 डेज मिलता है और ड्यूरिंग दिस पीरियड 100% ऑफ सैलरी पेड किया जाता है। तो ये था हमारा SB अंडर सेक्शन 49 बेनिफिट से रिलेटेड। नेक्स्ट SB का प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ जो मेडिकल सर्टिफिकेट इशू होते हैं, SB कैसे प्रोसेस होता है आपको अब समझ में आ गया होगा कि IMO जब एक सर्टिफिकेट देते हैं किसी अपने बीमित व्यक्ति को तो वो फॉर्म 9 में इशू करते हैं। फॉर्म 9 में एक सर्टिफिकेट उन्हें आज दे दिया, एक सर्टिफिकेट मिल गया, उन्हें प्रत्येक 7 डेज पर आगे बढ़ाना होता है। तो 7 दिन बाद फिर से वह व्यक्ति डॉक्टर के पास जाएगा। यहाँ दो चीज हो सकता है, या तो ठीक हो गया है तो यहाँ पर फिट सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, यदि फिट नहीं हुआ है तो 7 डेज के लिए फिर से एक सर्टिफिकेट होगा और उसे इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट बोला जाता है। फिर उसके बाद 7 डेज बाद फिर से नेक्स्ट, या तो नेक्स्ट दिया जाएगा या फिर यहाँ फाइनल दिया जाएगा। तो ये था क्राइटेरिया, 7 डेज पर उसे विजिट करना होता है, सर्टिफिकेट लेना होता है। इसी सर्टिफिकेट को जमा कहाँ करेगा? तो ब्रांच ऑफिसेज में जमा होता है। ब्रांच ऑफिस में जमा होता है। जमा करने का क्या कंडीशन है? तो विदिन 3 डेज, विदिन 3 डेज उन्हें वहां जमा करना होता है। यदि 3 दिन के अंदर जमा नहीं होता है तो क्या वो पेमेंट रिजेक्ट कर दिया जाता है? नहीं, उनसे एक लेटर लिया जाता है। लेटर लेने का मतलब ये हुआ कि उनसे यदि कोई वैलिड रीजन आ जाता है हमारे पास लेटर के थ्रू कि इस वजह से हम नहीं आ पाए, हमारे घर में कोई व्यक्ति नहीं था या फिर वहाँ आने में असमर्थ था या फिर जानकारी नहीं थी, तो इन कुछ सर्कमस्टांसेस के आधार पर ब्रांच ऑफिसर जो होते हैं वहाँ, तो ब्रांच ऑफिसर इम्पावर्ड है, उसे एक्सेप्ट करके उन्हें आगे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा SB का प्रोसेस, SB क्लेम का प्रोसेस। वही जब आगे हम देखें तो नेक्स्ट है हमारा डिसेबलमेंट बेनिफिट का प्रोसेस। डिसेबलमेंट बेनिफिट दो कंडीशन में मिलता है। पहला कंडीशन है या तो एम्प्लॉयमेंट इंजरी होनी चाहिए एंड दूसरा क्राइटेरिया है कि ऑक्यूपेशनल डिजीज की वजह से होनी चाहिए। तो ये दो मेन क्राइटेरिया है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी या फिर ऑक्यूपेशनल डिजीज। अक्सर एम्प्लॉयमेंट इंजरी सबको पता होता है, ऑक्यूपेशनल डिजीज को भी ध्यान में रखें। इसके लिए दूसरा चीज क्या है कि डिसेबलमेंट बेनिफिट कब मिलेगा? तो मिनिमम उसके लिए टाइम लिमिट दिया गया है कि मिनिमम 3 डेज का लीव होना ही चाहिए। ये दो क्राइटेरिया हो गया, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तीसरा, इसका प्रावधान देख ले, तो इसका प्रावधान है सेक्शन 51 में एंड रूल 57 में। दो जगह इसका प्रावधान किया गया है। सेक्शन 51 एंड रूल 57 डिसेबलमेंट बेनिफिट की बात करता है। तो ये थे हमारे डिसेबलमेंट बेनिफिट। नेक्स्ट देख लेते हैं अंडर सेक्शन 28। इसमें क्या है? एम्प्लॉयमेंट इंजरी अंडर सेक्शन 28 क्या है? सबसे पहले 28 किससे रिलेटेड है? तो एम्प्लॉयमेंट इंजरी से रिलेटेड है। इसमें क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला पर्सनल इंजरी होनी चाहिए। दूसरा किस कारण से होने चाहिए? तो एक्सीडेंट की वजह से या फिर ऑक्यूपेशनल डिजीज की वजह से। तीसरा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें होम से फैक्ट्री या कंपनी एस्टेब्लिशमेंट जो भी जगह होगा, जाने, काम करने या वापस आने, ये 3 चीजें इसमें कवर होती है। यदि ड्यूरिंग द वर्क यदि ट्रैवलिंग होता है ऑनर के व्हीकल से, तो ये सारे क्राइटेरिया है जो कि हमने पहले इसका सेक्शन के थ्रू हमने इस चीज को देखा है। तो ये था हमारा एम्प्लॉयमेंट इंजरी अंडर सेक्शन 28। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है स्पेशल मेडिकल बोर्ड, जो कि रेगुलेशन 74 के तहत ओडी केसेज जो होते हैं स्पेशल मेडिकल बोर्ड को भेजे जाते हैं। वही ओडी केसेज हेडक्वार्टर को भेजे जाते हैं। किस चीज के लिए? तो डीवी डिफाइन करने के लिए, डीवी असर्टेन करने के लिए। अब ओडी से रिलेटेड हमने शेड्यूल देखे हैं, हमारे जो सेक्शन के लास्ट में शेड्यूल दिए गए हैं। शेड्यूल जो हमारा 3 था उसके पार्ट बनाए गए थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ए में कुछ डिजीज के लिस्ट थे, बी में भी लिस्ट थे और सी में भी लिस्ट थे। हमने तीनों को देखा था।
पीछे रिवीजन के वीडियो में भी और डिटेल वीडियो में भी। रिवीजन का वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो को आप काफ़ी कुछ रिलेट कर पाएंगे। जब ए में देखेंगे तो वहाँ किस टाइप की इंडस्ट्री थे, बी में किस टाइप के थे और सी में किस टाइप के थे। यहाँ जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बी टाइप की जो भी इंडस्ट्री है उसमें मिनिमम कितने दिन तक काम करने के बाद वो बीमारी हुई तो उसे ऑक्यूपेशनल डिजीज माना जाएगा। यदि किसी को पहले से कोई और डिजीज है और वो व्यक्ति यदि इसमें इनरोल कर लिया अपने आप को तो क्या उसे ऑक्यूपेशनल डिजीज माना जाएगा? नहीं। यदि वो मिनिमम 6 मंथ तक इस टाइप के फैक्ट्री में काम किया और काम करने के बाद उसे इस टाइप के सिम्टम्स देखने को मिले, दैट मीन्स कि उसे ऑक्यूपेशनल डिजीज माना जाएगा और उसे रेफर किया कहाँ जाएगा? तो हमारे यहाँ कुछ ओडीसी के सेंटर बनाए गए हैं, ओडीसी ऑक्यूपेशनल डिजीज सेंटर भी बनाए गए हैं। हमारे यहाँ 4 सेंटर बनाए गए हैं। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। पहला दिल्ली में जो कि बसई दारापुर में है, बसई दारापुर दिल्ली में। दूसरा देखें तो जोका जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तीसरा देखें तो केके नगर जो कि तमिलनाडु चेन्नई में पड़ता है और फोर्थ इंदौर में है जो कि एमपी में पड़ता है। इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसमें से किस स्टेट में ऑक्यूपेशनल डिजीज सेंटर नहीं है। तो ये थे हमारे ऑक्यूपेशनल डिजीज से रिलेटेड चैप्टर। हमने इसमें देखा कि सबसे पहले पार्ट शेड्यूल 3 में पार्ट ए बी सी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है 6 मंथ का। दूसरा ये 4 नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जब भी एक्सीडेंट होगा तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी नहीं होता है हर केस का, बट कुछ ऐसे सेक्शन होता है जिनका इन्वेस्टिगेशन आवश्यक होता है। बट फिर भी प्राइमा फेसिया जो सबसे पहले करना होता है, एक्सीडेंट होते ही विदिन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर एम्प्लॉयर को फॉर्म 12 में उन्हें एक्सीडेंट फॉर्म भरना होता है। रिपोर्ट आने के बाद ब्रांच ऑफिस की क्या जिम्मेदारी है कि वो एक्सीडेंट रजिस्टर ESIC 57, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ESIC 57 किससे रिलेटेड है? तो वो एक्सीडेंट रजिस्टर होता है ब्रांच ऑफिस के पास जिसमें कि उसे एंट्री करना आवश्यक होता है। तो ये थे हमारे एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ और देख लें तो ऐसे कौन से केसेज होते हैं जहां इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता जरूर होती है तो ऐसे कई 2-4 हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं और ये वीडियो का लास्ट पार्ट होगा हमारा। सबसे पहला कि ऑल ओडी केसेस जो भी ऑक्यूपेशनल डिजीज केसेस होंगे उनका इन्वेस्टिगेशन अनिवार्य होता है। दूसरा, इंज्यूरी जो होगा ऐसे हो कि या तो किसी व्यक्ति की डेथ हो गई हो या फिर परमानेंट डिसेबल हो गए हो, परमानेंट डिसेबल, इन दो कैटेगरी के जो इंजरी होंगे एक्सीडेंट होंगे उनका इन्वेस्टिगेशन अनिवार्य होगा। नेक्स्ट, यदि कोई एक्सीडेंट रिपोर्ट 20 दिन के बाद ब्रांच ऑफिस में आता है तो भी उसका इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट, जब भी डाउट हो कि यदि किसी व्यक्ति की ड्यूटी इंडोर में है बट उसका एक्सीडेंट यदि आउटडोर में हुआ है, ऐसे केसेस का इन्वेस्टिगेशन भी अनिवार्य होगा। नेक्स्ट, जिसमें कि एक्सीडेंट पहले हो गया हो, एक्सीडेंट पहले हो गया हो बट उस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन बाद में किया गया हो। जैसे कोई व्यक्ति आज काम पर आया, आज उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया, कल या परसों उसका जब एक्सीडेंट हो गया उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। जब भी ब्रांच मैनेजर को, ब्रांच ऑफिसर को यह डाउट हो जाए कि जो भी एक्सीडेंट रिपोर्ट में जो इन्फो दी गई है इन्फो गलत है, जब भी डाउट हो कि इंफॉर्मेशन गलत दी गई है, इस केस में भी ब्रांच मैनेजर या ब्रांच ऑफिसर जो वहां होंगे वो ब्रांच मैनेजर एक्सीडेंट रिपोर्ट का इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे। इसमें छोटा सा एक फैक्ट और भी है कि जहां भी डेथ हो गई हो या फिर ऑक्यूपेशनल डिजीज से रिलेटेड हो या फिर रजिस्ट्रेशन बाद में किया गया हो, इन 3 केस में ब्रांच मैनेजर को ही इन्वेस्टिगेट करना होता है, जबकि दूसरे केसेस में जैसे आउटडोर एक्सीडेंट या कोई डाउट का केस, ऐसे केसेस में वो पावर यूडीसी तक दे सकते हैं, असिस्टेंट या यूडीसी को दे सकते हैं मिनिमम, उससे यूडीसी से नीचे रैंक को नहीं दे सकते इन्वेस्टिगेशन के लिए। अप टू यूडीसी उन्हें रजिस्ट्रेशन का, इन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दिए जा सकते हैं और वो मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। थैंक यू, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट।
पार्ट 1 हमने आज देखा, पार्ट 2 में हम इसे फुल कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, फिर मिलेंगे आपसे जल्द ही पार्ट 2 में।